कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को द्रव्य के तापीय गुण कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज है। सबसे पहले आता है रेखीय प्रसार गुणांक। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया था, फिर भी एक बार बता देते हैं इसको क्या है। तो किसी ठोस की एकांक लंबाई में उसका ताप 1 डिग्री C बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अर्थात किसी की लंबाई अगर 1 है तो उसमें 1 डिग्री C ताप बढ़ाएंगे तो जितनी भी उसमें वृद्धि होगी वही उसका रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो मान लेते हैं, माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l, उसके ताप को डेल्टा T की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि जो है वो डेल्टा L हो जाती है, तब रेखीय प्रसार गुणांक। इसको हम अल्फा से दिखाते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। तो ये सूत्र है, सूत्र को हम लगा सकते हैं। ये अल्फा का सूत्र वास्तव में क्या है, लंबाई में परिवर्तन है, ये लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई और गुणा तापांतर। ये सूत्र लगा करके इसमें मान रख दिया गया और इसका मात्रक जो होता है वो प्रति डिग्री C या प्रति केल्विन होता है। चलिए इसका दूसरा भाई देखते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल में होगा, वैसी परिभाषा है बिल्कुल सेम, वो लंबाई में था, ये क्षेत्रफल में। तो किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको हम बीटा से दिखाते हैं। मान लो ठोस का प्रारंभिक क्षेत्रफल A है, उसके ताप में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा T है और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि जो है वो डेल्टा A होती है, तब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का जो ये सूत्र दिया हुआ है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। तो इसका मात्रक भी प्रति डिग्री C या प्रति केल्विन होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे, सब 10वीं का चल रहा है अभी तक। आयतन प्रसार गुणांक, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। अब आयतन के बारे में बताया जाएगा बस। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। मान लेते हैं किसी पदार्थ का प्रारंभिक आयतन कैपिटल B, उसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में, यहां क्षेत्रफल नहीं होगा बच्चों, ये यहां पर आयतन होगा, इसको सही कर लेंगे, ये है आयतन। उसके आयतन में डेल्टा V की वृद्धि, ये डेल्टा V है, यहां पर डेल्टा V लिखेंगे आप, वृद्धि होती है, तब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नहीं है, यहाँ पे आयतन प्रसार है, इसको काट लेंगे, इसको लिखेंगे आयतन प्रसार गुणांक। इसको गामा से दिखाते हैं, बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। इसका मात्रक भी प्रति डिग्री C या प्रति केल्विन होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनमें संबंध स्थापित करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, माना किसी पदार्थ की जो वर्गाकार समतल है, प्रत्येक भुजा उसकी L है और उसका ताप डेल्टा T डिग्री C बढ़ाने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई L से बढ़ करके डेल्टा L हो जाती है। तो देखिए क्या हो गया, ये जैसे था आपका, मान लिया ये वर्गाकार एक शीट थी जिसकी लंबाई L थी और जैसे ही इसका ताप हमने बढ़ाया डेल्टा T डिग्री C, तो ये बढ़ करके लंबाई इतनी हो गई है, ये इतनी लंबाई वो डेल्टा L बढ़ गई है। तो ये वर्ग बन गया है, तो वर्ग में कितना क्षेत्रफल आया, डेल्टा A कितना हो गया है, तो L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये L स्क्वायर हो गया प्लस डेल्टा L स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2L इंटू डेल्टा L और माइनस का L स्क्वायर, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये डेल्टा L का स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L। लेकिन डेल्टा L स्क्वायर का मान बहुत छोटा होता है तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो डेल्टा A का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 2L इंटू डेल्टा L आ जाएगा। यहीं पे यही निकाल के दिखाया गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल L स्क्वायर हो गया, अंतिम क्षेत्रफल A प्लस डेल्टा A ले लिया, तो ये कितना आ गया। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई, दोनों को घटा दिया गया, तो घटाने के बाद ये जो बचा हुआ है वो यहीं पे दिखाई दे रहा है आपका। लेकिन यही बता रहा है डेल्टा L की राशि बहुत छोटी है तो डेल्टा L स्क्वायर का मान और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये डेल्टा A का मान जो है 2L इंटू डेल्टा L आ गया। तो बीटा यानी कि
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की जो परिभाषा होती है उसमें सूत्र में रखते हैं, यानी कि बीटा बराबर होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए का मान 2l इंटू डेल्टा एल आ गया बटे एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। अब क्या हुआ, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ये l से एक l कट जाएगा और ये फिर से सूत्र आ गया, बीटा बराबर कितना हो गया 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। लेकिन अल्फा का मान डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे रख दिया गया, यानी बीटा का जो मान आ गया वो कितना हो गया 2 अल्फा आ गया। और यही संबंध है, यही संबंध आपको याद करने हैं और ये संबंध बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक के साथ, यानी आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है, ये निकाल लेते हैं। तो इसमें हम घन की कंसिडर करते हैं, हम जो इसमें कल्पना करते हैं वो घन की करते हैं। तो ये घन है एक हमारे पास, जिसकी लंबाई हमने l मान ली है। ये जो लंबाई l थी, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया वैसे ये बढ़ करके जो है, ये जो है इसकी लंबाई बढ़ गई हमारी, ये बढ़ करके कितना हो गया देख लो, ये दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे बना करके, ये इतना बढ़ गया इसमें और इधर से भी बढ़ गया है ये, और ये इतना हो गया है ये। तो ये जो लंबाई बढ़ करके हुई, ये पहले तो इसकी लंबाई यहां तक की थी, अब ये डेल्टा एल लंबाई और बढ़ गई है, ये डेल्टा एल हो गई है। तो हर तरफ की डेल्टा एल बढ़ जाएगी, तो डेल्टा वी हम निकाल सकते हैं। पहले जो बढ़ करके हुई एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर आएगा और माइनस एल का ये क्यूब हो जाएगा बच्चों आयतन के लिए। इसका क्यूब खोल देते हैं, कितना हो जाएगा, ये एल क्यूब हो जाएगा, फिर डेल्टा एल क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का 3ab होता है और a प्लस बी होता है, यानी कि l प्लस डेल्टा एल होता है। तो इसमें ध्यान रखना डेल्टा एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो सारा कुछ बच जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें से केवल 3l इंटू डेल्टा एल बच जाएगा। तो यही यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो v बराबर एल क्यूब हो गया, v प्लस डेल्टा बी का मान निकाला तो l प्लस डेल्टा एल का क्यूब कर दिया, क्यूब इन्होंने खोल दिया है, खोलने के बाद जो बचा है उसमें से ये कट जाएगा, कटने के बाद जो बचा है इसमें डेल्टा एल चूंकि छोटा होता है तो इसका एल स्क्वायर और उससे ऊपर की घात को हम छोड़ देंगे, तो डेल्टा बी का मान 3l स्क्वायर और डेल्टा एल आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को। अब आयतन प्रसार गुणांक का ये सूत्र होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। अब ये इसका मान डेल्टा बी का मान 3l स्क्वायर इंटू डेल्टा एल रख दिया गया, 3l स्क्वायर वाला बचेगा, अंदर गुणा करनी थी इसकी। चलिए 3l स्क्वायर और डेल्टा एल बच गया। अब यहाँ पर जो l स्क्वायर है वो इसके क्यूब से कट जाएगा, तो 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, यही हमारा अल्फा का मान है। इसका मतलब गामा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 अल्फा के बराबर हो जाएगा। अतः आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें एक दो बातें सामने आई हैं, वो तो आप लोगों ने क्लियर कर दी होगी, क्या हुआ है चलिए देखते हैं उसमें। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा, बीटा बराबर 2 अल्फा पढ़ा है और गामा बराबर अभी 3 अल्फा पढ़ा है। तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा का मान तो अल्फा ही रहने दीजिए, बीटा का मान 2 अल्फा था और गामा का मान 3 अल्फा था। इसका मतलब ये 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, यानी अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का मान 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करना है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये आपका प्रश्न 12 यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करने का। चलिए देखते हैं, इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। मान लिया हमने किसी तार की लंबाई l है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इस तार को दो क्लैंपों के बीच कसा गया है और तार का ताप जो है डेल्टा टी डिग्री सी कम करने पर उसकी लंबाई में डेल्टा एल का संकुचन हो जाता है, जिससे क्लैंपों पर आरोपित बल एफ हो जाएगा, वो निकालना है हमें। चलिए एफ का मान निकालते हैं। ये वास्तव में क्या किया गया, ये जो तार था वो ऐसे कसा हुआ था, ऐसे बीच में कसा हुआ था, इसकी लंबाई एल थी, ये लंबाई एल थी और डेल्टा टी डिग्री सी इसमें कम किया गया था टेम्परेचर। तो पहले देखते हैं अल्फा का सूत्र, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा तापांतर। तो ये अल्फा का सूत्र हमने पहले से पढ़ रखा। इसमें क्या करना है, डेल्टा एल अपॉन एल का मान निकाल लेना है, यानी ये मान हम इसमें से निकाल लेंगे, तो ये अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब क्या होगा, यदि तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है तो y का हमें सूत्र पता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये पढ़ा हुआ है, तो F बटे A और स्मॉल l डेल्टा एल बटे एल हो जाएगा। तो ये एल ऊपर पहुंच जाएगा और ये ए नीचे आ जाएगा, तो एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा।
इसको और सही कर लीजिए। तो ये y की इधर गुणा हो जाएगी, f का मान निकल जाएगा। तो f का मान यहां से निकालना है, यहां से केवल f का मान निकालना, बाकी सबको इधर भेज देंगे तो y a इंटू डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल हो जाएगा। अब समीकरण में डेल्टा एल अपॉन एल का मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ वाई ए एल्फा इंटू डेल्टा टी, और यही हमारा संबंध है यंग प्रत्यास्थता गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में। यहाँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक है और ये रेखीय प्रसार गुणांक है। तो यही तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी आपको याद करना है। चलिए कुछ अंतर की तरफ बढ़ते हैं। परिवर्ती दशा और ये स्थायी दशा, ये उष्मा जब स्थानांतरित होते है उस दशा में होता है ये। तो देखते हैं, जब सुचालक छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो उसका प्रत्येक भाग का ताप सैने सैने बढ़ने लगता है और इस दशा को परिवर्ती दशा कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्थायी दशा में जब सुचालक छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो उसके प्रत्येक भाग का ताप सैने सैने बढ़ने लगता है तथा एक स्थिति ऐसी आती है जबकि ताप का बढ़ना बंद हो जाता है। यद्यपि भिन्न भिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न होता है, इस दशा को स्थायी दशा कहते हैं। चलिए नंबर 2 देखिए, इस दशा में छड़ के प्रत्येक भाग द्वारा उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। और इसमें क्या चीज है, इस दशा में छड़ के किसी भी भाग द्वारा उष्मा का अवशोषण नहीं होता है। ध्यान रखना, इसमें उष्मा का अवशोषण नहीं होता है। नंबर 3 देख लिए, इस दशा में उष्मा प्रवाह की दर छड़ की उष्मा चालकता तथा उसकी उष्माधारिता पर निर्भर करती है, लेकिन इस दिशा में उष्मा प्रवाह की दर छड़ की उष्मा चालकता पर निर्भर करती है, उसकी उष्माधारिता पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना, चालकता पर तो निर्भर करेगी लेकिन उसकी धारिता पर निर्भर नहीं करेगी, उष्माधारिता पर। चलिए अब कुछ ताप की स्थायी दशा वाली बात हम पढ़नी चालू कर देते हैं। क्या है, यही आपकी एक छड़ दिखाई दे रही है और ताप की स्थायी अवस्था इसमें चल रही है। तो ताप की स्थायी अवस्था की दशा में किसी छड़ के एक फलक से दूसरे फलक की ओर प्रवाहित होने वाली उष्मा की मात्रा जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। यानी क्यों निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, छड़ के फलक के क्षेत्रफल कैपिटल ए के अनुक्रमानुपाती होती है। ये रहा एक अनुक्रमानुपाती, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। अब छड़ के फलकों के तापांतर θ1 माइनस θ के अनुक्रमानुपाती होती है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है, ये अनुक्रमानुपाती हो गई। ये आपका दिया हुआ क्षेत्रफल ए है, ताप इसका θ1 है, इसका θ2 है, इसका क्षेत्रफल ए है और इस छड़ की स्थायी अवस्था और इसके बीच की जो दूरी है फलकों के बीच की स्मॉल टी है। नंबर 3 है, गर्म किए जाने वाले समय टी के अनुक्रमानुपाती हो, यानी क्यू जो है समानुपाती टी के हो गया, यानी ये तीसरी समीकरण हो गई। अब नंबर 4 देखो, दोनों फलकों के बीच की दूरी यानी छड़ की लंबाई डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 4 को मिला करके लिखना है। सबको मिला करके लिखते हैं तो क्यू समानुपाती ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी हो जाएगा और समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं, नियतांक के। तो क्यू बराबर के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी हो गया। तो ये सूत्र हो गया बच्चों, इस सूत्र को आपको याद रखना है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आंकिक प्रश्नों में। चलिए, जहां के क्या है, एक नियतांक है, इसे छड़ के पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं या उष्मा चालकता कहते हैं। तो इसको याद रखना है, के क्या है, के जो है उष्मा चालकता या उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। अब यह है उष्मा चालकता गुणांक, के बराबर उसी समीकरण से निकालेंगे तो क्यू डी अपॉन ए θ1 माइनस θ2 और टी आ जाएगा। इसमें क्यू बराबर टी समय में प्रवाहित होने वाली उष्मा, ए बराबर छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और डी छड़ की लंबाई होगी और θ1 माइनस θ2 छड़ के फलकों का तापांतर हो गया। अब उष्मा चालकता गुणांक, इसी में मान इसको 1 रख देंगे तो इससे सारी परिभाषाएं निकल जाएगी। चलिए देखिए, किसी पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की वह मात्रा है जो ताप की स्थायी दशा में 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाली 1 मीटर लंबी छड़ के आमने सामने फलकों से प्रति सेकंड प्रवाहित होती है, जबकि फलकों का तापांतर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन हो। दूसरी भी परिभाषा देख लीजिए क्या है, अथवा किसी पदार्थ की उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की वह मात्रा है जो ताप की स्थायी दशा में उसके 1 मीटर घन के आमने सामने फलकों से प्रति सेकंड प्रवाहित होती है, जबकि फलकों का तापांतर 1 डिग्री सी या 1 केल्विन है।
इसका मात्रक भी देख लिए, उष्मा चालकता का जो गुणांक का मात्रक है वो SI मात्रक जूल प्रति मीटर सेकेंड और केल्विन अथवा वाट प्रति मीटर केल्विन, तथा व्यवहारिक मात्रक जो है इसका कैलोरी प्रति सेंटीमीटर सेकेंड और डिग्री सी है। इसका विमीय सूत्र भी है यहाँ पर MLT-3 और K-1 है। तो चलिए सूत्र को भी याद रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जरा ये कुछ और चीज है, ये छड़ दे रखा है, इसके लिए चलने जरा लेकर के। दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। ध्यान रखना है, ताप प्रवणता की परिभाषा दी जा रही है यहाँ पे, तो अलग से लिख लेंगे। दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता करते हैं। अर्थात क्या है, एकांक दूरी पर स्थित दो समतापी पृष्ठों के बीच तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। तो ताप प्रवणता का ये सूत्र दिया हुआ है, ताप प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, तापांतर बटे दूरी। अब यहाँ पे ताप इन्होंने अलग अलग दिखा रखा है, ये जो है ABC बॉक्सेस दिखाई दे रहा है आपको। इसमें इस फलक का ताप θ1 दे रखा और इस वाले फलक का ताप θ2 है, और ये जो मध्य में आ रहा x दूरी पे जो ताप x दूरी पर है, और एक दूसरी जो है दूरी x प्लस dx हो जाएगी, और पूरी दूरी इसकी d है हमारी। तो चित्र के अनुसार यदि किसी चालक AE स्थायी अवस्था में है जिसके सिरों का ताप क्रमशः θ1 व θ2 है, इसके सिरों A से x तथा x प्लस dx दूरी पर स्थित समतापी पृष्ठों के ताप क्रमशः θ और θ माइनस d थीटा क्योंकि ताप दूरी के साथ कम होना चालू हो जाता है। तो ताप प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, θ माइनस d थीटा माइनस θ हो जाएगा, बटे में x प्लस dx माइनस x हो जाएगा। ये कट जाएगा तो माइनस का d थीटा अपॉन dx आ जाएगा। यही चालक की प्रवणता का सूत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि ताप प्रवणता की दिशा ऊष्मा प्रवाह के विपरीत होती है। इसका मात्रक डिग्री सी प्रति मीटर होता है। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद A ऊष्मा चालकता गुणांक K तथा ताप प्रवणता माइनस d थीटा हो, तो चालक से ऊष्मा प्रवाह की दर Q बटे T बराबर माइनस KA d थीटा अपॉन dx होता है, यानी ताप प्रवणता के गुणनफल के बराबर होता है। यही ऊष्मा प्रवाह की दर तथा ताप प्रवणता में संबंध है। ध्यान रखना, ये संबंध है ऊष्मा प्रवाह की दर और ताप प्रवणता में, तो संबंध भी आपसे पूछा जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी चालकता में ऊष्मा प्रवाह की दर उसके ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ताप प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऊष्मा प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे देखना चालू करते हैं, क्या कुछ दिया हुआ इन्होंने। ये है ऊष्मीय प्रतिरोध निकालने के लिए बताया जा रहा है। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप की स्थायी अवस्था में किसी चालक से ऊष्मा जो प्रवाहित होती है, यह सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है, Q बराबर KA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन D, जहां पे क्या है, A चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, K ऊष्मा चालकता है, गुणांक है θ1 प्रथम फलक का ताप, θ2 द्वितीय फलक का ताप, T ऊष्मा प्रवाह में लगा समय, D दोनों फलकों के बीच की दूरी है। तो θ1 माइनस θ2 का मान निकाल लेंगे तो Q अपॉन T और D अपॉन KA आ जाएगा। अब इसमें कुछ और चीजें आती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सूत्र है जैसे कि हम विद्युत धारा में पढ़ते हैं, किसी समीकरण की तुलना करते हैं, V बराबर IR से हम तुलना कर लेते हैं। तो अर्थात तापांतर θ1 माइनस θ2 को V मान लीजिए, और जो राशि Q बटे T आई है विद्युत धारा I के समरूप हो गई, और ऊष्मीय धारा कहते हैं इसको, और राशि जो है D अपॉन KA प्रतिरोध की तरह हो जाएगा। तो ये D अपॉन KA ही ऊष्मीय प्रतिरोध होता है। तो ये ध्यान रखना, R बराबर D अपॉन KA θ1 माइनस θ2 अपॉन Q अपॉन T। ध्यान रखना Q अपॉन T को कुछ जगहों पे हम लोग H की तरह से यूज करते हैं। ध्यान रखना Q T को हम H की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो R का जो सूत्र आएगा वो ध्यान रखना कितना हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 अपॉन H की तरह से भी काम करेगा। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखने हैं। अर्थात स्थायी अवस्था में किसी चालक के सिरों के तापांतर तथा उसमें प्रवाहित ऊष्मा की दर के अनुपात को उस चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध का व्यवहारिक मात्रक डिग्री सी सेकेंड और प्रति कैलोरी, और विमीय सूत्र क्या होता है, M-1 L-2 T3K होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से। ऊष्मा चालकता बहुत ज्यादा पूछते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये R का जो सूत्र आया वास्तव में L बटे KA या D बटे KA है, या इसी का दूसरा सूत्र मैंने बताया, R बराबर कितना है, θ1 माइनस θ2
और बटे में h, ये ऊष्मा की फॉर्म में है। तो दोनों सूत्र आपके पास होने चाहिए। चलिए न्यूटन के शीतलन नियम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है न्यूटन का शीतलन नियम? तो देखिए न्यूटन का जो शीतलन नियम है ढंग से पढ़ लेना। ये किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार देखो फिर से, यदि किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर न हो तो वस्तु के शीतलन की दर यानी ठंडे होने की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करना है। मान लेते हैं किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 है तथा t समय पश्चात ठंडा होने पर θ2 डिग्री C हो जाता है। चारों ओर के वातावरण का ताप θ0 डिग्री C दिया है, जहां थीटा जो है 1 ग्रेटर देन θ2 है। देखते क्या हुआ, तो वस्तु के शीतलन की दर क्या हो जाएगी, θ1 माइनस θ2 अपॉन T हो जाएगा। ये शीतलन की दर हो जाएगी। एवं वस्तु का माध्य ताप क्या होगा, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, ये θ2 है, बटे T समानुपाती क्या हो जाएगा, माध्य ताप के, यानी थीटा माध्य ताप में क्या हो जाएगा, अंतर ले रहे हैं तो माध्य ताप θ1 माइनस प्लस θ2 अपॉन 2 है। माध्य ताप है, ये ध्यान रखना माध्य ताप है। और ये जो ये था θ0 वो आपका वातावरण का ताप था, तो वातावरण माइनस का θ0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये k एक नियतांक आ जाएगा, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0 हो जाएगा। चलिए इसको हल करने पे आ रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 हो गई, जहां k एक नियतांक है। इस समीकरण को न्यूटन के शीतलन नियम का गणितीय रूप कहते हैं। तो ये जरा याद रखेंगे अच्छे से, ये इसका गणितीय रूप कहलाता है। सीमाएं क्या क्या है, न्यूटन के शीतलन नियम की कुछ सीमाएं हैं, जो सीमाएं आपको याद करनी है। नंबर 1 क्या है, वस्तु और उसके चारों ओर के वातावरण के बीच तापांतर 30 डिग्री C से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। नंबर 2, ऊष्मा की हानि केवल विकिरण के द्वारा होनी चाहिए। नंबर 3, जिस तरह से ऊष्मा विकिरण हो रहा है उसकी प्रकृति तथा क्षेत्रफल ठंडे होते समय परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये इसकी सीमाएं हैं और सीमाएं भी आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं जरा स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र कैसे प्राप्त होता है देख लेते हैं जरा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सूत्र न्यूटन का शीतलन नियम भी पूछा जाता है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए देखते हैं क्या है, ये उत्तर में ले लेते हैं। मान लेते हैं तप्त कृष्ण पिंड का परम ताप कैपिटल T तथा वातावरण का परम ताप कैपिटल T0 है। तो इसका तापांतर जो है वास्तव में स्मॉल t बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल T माइनस T0 पे होगा, जो कि बहुत छोटा होगा। चलिए स्टीफन के नियम के अनुसार क्या होता है, तप्त पिंड के पृष्ठ से इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड विकिरित होने वाली ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ये होती है, सिग्मा T की पावर 4 माइनस सिग्मा T0 की पावर 4। ये याद रखना है आपको। स्टीफन का जो नियम होता है वास्तव में Q बराबर होता है सिग्मा T टू दी पावर 4, लेकिन ये वास्तव में Q अपॉन 80 होता है। यहाँ पर Q ऊष्मा है आपका, तो इसी सूत्र की सहायता से ये लिया हुआ है और इसी सूत्र को लगाया जा रहा है। तो वस्तु का ये तापांतर हो गया, इसलिए T की पावर कैपिटल 4 हो जाएगा माइनस T0 की पावर 4 हो गया। अब क्या हो गया, इस T का मान यहां से निकाल लेते हैं। T का मान जरा निकाल के देखिए क्या आता है। यहां से अगर T का मान निकालेंगे तो T0 प्लस T आ जाएगा, तो यही T0 प्लस T हमने यहाँ पे रख दिया है। माइनस का T0 की पावर 4 है, यहां से T की पावर 4 बाहर ले लिया, तो यहां से 1 प्लस T अपॉन T0 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब द्विपद पद में से खोलेंगे तो ये 4 जो है आपका, ये 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बस। तो माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आपका 4T बटे ये बच गया। एक पावर इससे कट जाएगी, T0 से एक ये पावर कट जाएगी और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यही आपका दिखाया हुआ यहाँ पर देखो, ये पावर एक कट गई है, तो सिग्मा 4 सिग्मा T0 की पावर 3 और स्मॉल t होगा। तो ये तो सारा नियतांक है बच्चों, ध्यान रखना है, ये तो सब नहीं बदलने वाला। क्या बदलेगा, केवल स्मॉल t बदलेगा, यानी E समानुपाती T के हो गया। तो जब ये E समानुपाती T के हो गया तो यही तो नियम था हमारा, अर्थात तप्त पिंड से ऊष्मीय ऊर्जा के उत्सर्जन की दर, अर्थात पिंड के शीतलन की दर पिंड तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जो कि न्यूटन का शीतलन नियम है। तो इस नियम की सहायता से हमें स्टीफन के नियम से, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से, ये नियम था, इस नियम की सहायता से ये हमें सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये एक और है विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में चलने लेकर के, विशिष्ट ऊष्माएं क्या होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं।
तो सबसे पहले आता है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो स्थिर आयतन कर दिया गया, इस पर गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे CV से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना है इसको। अब दूसरा होता है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। ये CP हो गया। अब गैसों की कुछ आणविक विशिष्ट ऊष्माएं देख लेते हैं। 1 मोल गैस के लिए गैसों की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। नंबर 1, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल के ताप को 1 डिग्री के बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसे CV से प्रदर्शित करते हैं। और भी है यहाँ पर देखिए, स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल के ताप को 1 के बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नंबर 1 है यह, स्थिर आयतन पर किसी गैस के N मोल के ताप को डेल्टा T बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा Q NCV डेल्टा T हो जाएगा। तो चलिए नंबर 2, स्थिर दाब पर किसी गैस के N मोल के ताप को डेल्टा T डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा Q बराबर NCP डेल्टा T होगा। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बार क्या है हमारे पास स्थिर आयतन है दिया हुआ और एक बार क्या है हमारे पास स्थिर दाब है। तो स्थिर दाब और आयतन पर ये CP और CV बदल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ बताना है, CP हमेशा CV से बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना CP जो बड़ा होगा वो CV से होगा। चलिए कैसे होता है, जब आयतन स्थिर होता है, किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है निस्थिर आयतन की गैस, तो यह ऊष्मा पूर्णतः उसके ताप वृद्धि में व्यय हो जाती है। लेकिन किंतु जब स्थिर दाब पर गैस को ऊष्मा दी जाती है तो यह ऊष्मा 2 प्रकार में व्यय होती है। एक भाग इसका गैस की ताप वृद्धि में काम होता है, खर्च होता है, तथा दूसरा भाग उसके आयतन को बढ़ाने में खर्च हो जाता है, अर्थात स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। इसलिए CP का मान हमेशा CV से बड़ा होता है। तो आपको याद रखना स्पष्ट है, CP बराबर CV प्लस गैस के 1 मोल के ताप को 1 के बढ़ाने के दौरान स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम दर्शाते हैं इसमें। यानी CP माइनस CV बराबर क्या हो जाएगा, गैस के 1 मोल के ताप को 1 के बढ़ाने के दौरान स्थिर दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के लिए ऊष्मा की मात्रा है ये। और ये ध्यान रखना CP माइनस CV बराबर R होता है और ये मेयर का सूत्र है। मेयर साहब ने इसको सिद्ध किया था सबसे पहले, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेयर सूत्र कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और इसी पे सवाल आपको पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यही संबंध हम फिर से लेना चाह रहे हैं। संबंध क्या है, CP माइनस CV बराबर R को सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं सिद्ध कैसे होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ABCD एक बेलनाकार, ये दिखाया हुआ है ABCD करके, ये A है, B है, C है और ये D है। ABCD एक घर्षण रहित और वायुरोधक पिस्टन P लगा हुआ है। बर्तन में T की ताप पर 1 मोल गैस या 1 ग्राम अणु गैस भरी हुई है। गैस का प्रारंभिक दाब P है तथा आयतन V1 है। गैस के दाब को स्थिर रखते हुए इसका ताप T प्लस 1 के कर देते हैं, जिससे उसका आयतन V2 हो जाता है और पिस्टन X दूरी ऊपर उठ जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ इसका उठने पर। तो अब मान लेते हैं पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो पिस्टन द्वारा गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल, ध्यान रखना बल का जो मान निकालते हैं वो P बराबर F बटे A है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू A हो जाएगा। तो वही सूत्र लगा रहे हैं, दाब गुणा क्षेत्रफल, P इंटू A लगा दिया जाए, ये बल F का सूत्र है। तो अतः गैस द्वारा स्थिर दाब के विरुद्ध किया गया कार्य बल गुणा दूरी हो जाएगा। तो बल तो हमने ये निकाल दिया है, दूरी आपका X आई है, तो ये हो जाएगा P इंटू A इंटू X। अब इसमें P इंटू A इंटू X कर लेंगे तो ये A इंटू X आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी आयतन में परिवर्तन। तो AX का मान V2 माइनस V1 हो गया, यानी ये आयतन में परिवर्तन डेल्टा V के बराबर हो गया।
अतः गैस स्थिर दाब पर P के विरुद्ध किया गया कार्य P V2 माइनस V1 हो गया, यानी डेल्टा V हो गया। स्थिर दाब P के विरुद्ध कार्य करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा P डेल्टा V यानी जूल हो जाएगा। Cp माइनस Cv बराबर P V2 माइनस V1 हो गया। अब जरा गैस की समीकरण लगा लेते हैं। P1 V1 बराबर RT तथा P V2 बराबर RT प्लस 1, क्योंकि 1 डिग्री C ही तो बढ़ाना है हमें केवल। तो यहाँ P V2 माइनस V1 का मान कितना आ जाएगा, P V2 माइनस P V1। अब इसमें मान रख दीजिए तो RT प्लस 1 और माइनस RT हो जाएगा। इसमें से काट देंगे तो क्या बच जाएगा, केवल R बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मान आया Cp माइनस Cv इक्वल टू R हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, यहां रख देता हूं, फिर से मैं लिख देता हूं। Cp माइनस Cv बराबर कितना आ गया था, P आ गया और V2 माइनस V1 ले लिया गया है। तो PV2 मान रख देते हैं जरा यहाँ पे, ये आ जाएगा PV2 माइनस PV1 आ जाएगा। PV2 का मान हो गया P और ये RT और प्लस 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे मान RT हो जाएगा। इसके अंदर गुणा कर दीजिए, RT प्लस R माइनस RT हो जाएगा। RT कट जाएगा तो केवल R बच जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये अगर कम नंबर में आता है तब इसको सूत्र को इस्तेमाल करना, वरना उष्मागतिकी के प्रथम नियम से इसको सिद्ध करते हैं। अगर ये कम नंबर का है तो इस मेथड का यूज करना, यानी कि 2 या 3 नंबर में है तो 2 या 3 नंबर का है तो करना। यदि ये 5 या 6 नंबर में आता है तो इस मेथड को यूज नहीं करोगे, फिर उष्मागतिकी का नियम लगेगा, जो मैं आगे की तरफ बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3 दिखाई दे रहा है इसमें, एक प्रयोगशाला में न्यूटन के शीतलन नियम के सत्यापन हेतु प्रयोग का वर्णन करना है और नामांकित शीर्षकों के अंतर्गत इस पे चर्चा करनी है। पहला है उपकरण का नामांकित रेखा चित्र, नंबर 2 शीतलन वक्र का और नंबर 2 सावधानियां भी लिखनी है। चलिए इसका जो प्रश्न का उत्तर भी दिया जा रहा है आपको। शीतलन नियम पहले बताएंगे, कथन इसका। इस नियम के अनुसार जानते हैं आप लोग, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती, इसी को यहाँ लिख करके दिखाया गया है। यदि किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर न हो तो वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए देखते हैं ये सिद्ध कैसे होगा। थोड़ा इसको ले लेते हैं अपने चित्रों की भांति में। तो ये उपकरण आपको दिखाया जा रहा है, इसमें ये विलोडक दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये विलोडक है और ये थर्मामीटर लगा रखा है और इसमें जो है इसको किसी गर्म वस्तु को रख दिया गया और इसको ठंडे हो दिया होने लिए दिया जा रहा है। और ये ताप नापने के लिए थर्मामीटर यहाँ लगाया हुआ है, दोनों तरफ ताप नापने के थर्मा, ये वातावरण का ताप बताएगा और ये अंदर इसका ताप, जो गर्म वस्तु है ठंडी हो रही उसका ताप बताएगा। और ये दोहरी दीवार वाली बर्तन है, यहाँ पे ये दोहरी दीवार की बर्तन थी जिसे उष्मा का आदान प्रदान नहीं होने, उसमें जल इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं इसको गर्म करने के लिए। चलिए देखते हैं उपकरण क्या है। प्रयोगशाला में न्यूटन के नियम का सत्यापन करने के लिए आवश्यक उपकरण चित्र में प्रदर्शित है और इसमें दोहरी दीवार युक्त एक बर्तन V होता है जिसमें दोनों दीवारों के मध्य शीतल जल का सतत प्रवाह किया जाता है। इसके अंदर एक कैलोरी मापी C लटका रहता है जिसके बाहरी पृष्ठ को काला कर दिया जाता है। इसके ढक्कन में एक छिद्र में ताप मापी T तथा दूसरे छिद्र में एक विलोडक S लगा होता है। ये चित्र का वर्णन किया गया है। चित्र के वर्णन के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये कार्यविधि है, कैसे काम करेगा ये बताया गया। इसके लिए सर्वप्रथम एक द्रव को ऐसे बर्तन में लेकर के उष्मा की सहायता से गर्म करते हैं तथा गर्म द्रव को कैलोरी मापी में 2/3 भाग भरकर रख दिया जाता है। फिर ढक्कन को लगा करके उसे ताप मापी T को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसकी गुंडी द्रव में डूबी रहे। अब दोहरी दीवार के मध्य एक स्थिर दर से शीतल जल का प्रवाह सतत बनाए रखते हैं जिससे कैलोरी मापी के द्रव का ताप कम होने लगता है। जब तापमापी T व प्रवाहित जल में लगे तापमापी T1 के बीच तापांतर लगभग 30 डिग्री C हो जाता है तो स्टॉप क्लॉक को प्रारंभ कर दिया जाता है तथा प्रत्येक 30 सेकंड में तापमापी T के पाठ्यांक को नोट करते रहते हैं। फिर समय और ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं। इस प्रकार प्राप्त वक्र को शीतलन वक्र कहते हैं, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके चित्र की सहायता से प्रदर्शित किया गया। देखिए ये दिखा रखा आपने, ये जो है समय दिखा रखा है, ये मिनट में ले लिया है समय, और इधर तापांतर है जो ताप ऊपर की तरफ लिखाया हुआ है। अब इसमें ये धीरे धीरे कर्व जो है ये आपका इस दिशा में बढ़ना चालू हो जाता है, A B C D E F G H की फॉर्म में।
और इसको हम मिलाते हुए खींच देते हैं। तो ध्यान रखना ये तापांतर और उसमें समय में। अब ये तापांतर लेते हैं और शीतलन की दर लेते हैं, इसके बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, और सरल रेखा ही इस नियम को सिद्ध करती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। चलिए यहाँ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें इसका जो तापमान दे रखा है, इसका θ1 है। ये आपका कॉमन पृष्ठ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। तो इस कॉमन पृष्ठ का जो ताप हम ले रहे हैं वो केवल थीटा ले रहे हैं, और ये इसका ताप हमारा θ2 दिया हुआ है। अब इसमें उष्मा चालकताएं हैं दी हुई, इसका K1 है, इसकी उष्मा चालकता K2 है। तो देखते हैं अब आगे। इसमें ये आपकी जो मोटाई है वो D1 है, और ये वाली मोटाई आपकी कितनी है, D2 है। तो सूत्र लगा देते हैं। उष्मा प्रवाह की दर जो है एक समान होता है इसमें, तो सूत्र के हिसाब से लेके चलते हैं। तो H बराबर क्या होता है, ये होता है KA, इसका क्षेत्रफल A है, हर एक का क्षेत्रफल A दे रखा हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो H बराबर KA, θ1 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि इसका ताप थीटा है, अपॉन D1 आ जाएगा, KA θ1 माइनस थीटा अपॉन D1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके दूसरे हिस्से के लिए लेते हैं, इस वाले हिस्से के लिए तब भी देखो सूत्र यही आएगा। तो H बराबर ये K2 हो जाएगा, और A रहेगा आपकी थीटा माइनस θ1 आ जाएगा, ये θ2 आ जाएगा यहां से लेकर इनको, और बटे में D2 आ जाएगा। तो अब ये समीकरण 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से H के मान बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मान रख दीजिए K1A हो जाएगा, ये θ1 माइनस थीटा हो जाएगा, और बटे में D1 है, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, K2 है और A है, और ये थीटा माइनस θ2 है, और अपॉन में D2 है। अंदर जरा गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये K1 अपॉन D1 है, A हो जाएगा, और θ1 रहेगा। A तो कट जाएगा बच्चों, ध्यान रखना A कट जा रहा, तो A को लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये आपका कितना हो गया, K1 अपॉन D1 और θ1 माइनस K1 अपॉन D1 और थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर K2 अपॉन D2 थीटा हो जाएगा, माइनस K2 अपॉन D2 और θ2 हो जाएगा। अब इसमें थीटा वाले सब एक तरफ कर लीजिए और इसको एक तरफ कर लीजिए। तो इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, तो ला करके मैं यहाँ दिखा रहा हूं। तो K1 अपॉन D1 और θ1 है, प्लस ये जो है इधर माइनस का ही प्लस हो जाएगा इधर जाकर के, ये हो जाएगा K2 अपॉन D2 और θ2 है, बराबर कितना हो गया, ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, K1 अपॉन D1 थीटा और प्लस K2 अपॉन D2 थीटा। अब थीटा इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, K1 अपॉन D1 θ1 प्लस K2 अपॉन D2 θ2 बराबर कितना हो जाएगा, ये K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2, और यहाँ पर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो थीटा का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये K1 अपॉन D1 आ जाएगा, θ1 आ जाएगा, प्लस K2 अपॉन D2 आएगा, और θ2 आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2 आ जाएगा। तो ये उभयनिष्ठ ताप के लिए सूत्र आ गया बच्चों। इस सूत्र को याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इसका भी इस्तेमाल होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल रहता है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या हो गया। अब यदि इसमें D1 और D2 के मान बराबर हो जाए तब क्या होगा, यदि क्या हो जाए, D1 बराबर D2 बराबर D हो जाए, तो D इसके सारे हट जाएंगे यहाँ पे जितने भी हैं, और बाकी K और K बच जाएगा। तो थीटा का मान जो कितना आ जाएगा, K1 आ जाएगा, θ1 आ जाएगा, प्लस K2 आ जाएगा, ये बच्चों ध्यान रखना यहाँ बीच में प्लस है, और यहाँ θ2 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा। ये उभयनिष्ठ ताप है बच्चों, ध्यान रखना इसको अच्छे से। अब इसी ताप को यहाँ पे दिखाया गया है, देख लीजिए जरा, आपको विशेष परिस्थितियां इसकी बताई जा रही, छड़ों की लंबाई समान है, और उभयनिष्ठ फलक का ताप मैंने जो निकाल के दिखाया वो यही है। अब उष्मा प्रवाह की दर Q बटे T होती है, यानी H जो होता है वो यही होता है, H बराबर Q बटे T। तो K1 K2 A θ1 माइनस θ2 अपॉन D K1 प्लस K2 हो जाएगा ये।
एच का जो सूत्र होता है उसको मैं लिख करके फिर से दिखा दे रहा हूं। एच बराबर जो सूत्र होता है वो होता है के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन डी। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी सूत्र वही है, तो बस के का जो मान निकल के आया उसको अलग कर दिया इन्होंने। तो के बराबर जरा ध्यान से देखोगे, ये सारे मान ले लेते हैं। तो के बराबर हो गया K1 हो गया, K2 हो गया अपॉन K1 प्लस K2 आ गया। ये वास्तव में जो लिखा हुआ है ये 1 अपॉन के बराबर होता है बच्चों, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 आता है। तो ये सूत्र जो है इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। अगर बाय चांस ये छड़ की जो ऊष्मा चालकता है कुछ इस तरीके से दी हुई हो, D1 D2 अगर दिए हुए हों, तब के केस में क्या होता है, ये के का मान ऐसे निकल के आ जाता है। तो ये आपका D अपॉन के का जो सूत्र बनेगा, यहां पर D अपॉन के का जो सूत्र बनेगा, ये ध्यान रखना बच्चों, D अपॉन के का जो सूत्र बन जाएगा वो D1 अपॉन K1 हो जाएगा, प्लस D2 अपॉन K2 हो जाएगा, प्लस का D3 अपॉन K3 आ जाएगा, और ऐसे जितने भी होंगे सबका मान हो जाएगा। यहाँ पे D बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3 इस तरह से चलता रहता है। तो ये सूत्र वही सूत्र है, इसको दिया हुआ है, उसको सही करके लिखा हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये लेसन यहीं समाप्त हो रहा है, और नीचे इसके लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम 1 लाइक तो वीडियो को बनता है, इसलिए लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।